लैक टॉपिक है, बहुत से फैक्ट हैं, बहुत सी डेट्स हैं, बहुत से फिगर्स हैं। जितना सरल पार्टनरशिप था, जितना सरल सोल प्रोप्राइटरशिप था, उतना सरल नहीं। टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले ये बता दूं इस पूरे टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है। देखो, कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है वो तो आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ अपने को अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। अपन पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी की पूरी परिभाषाएं पढ़ेंगे, कंपनी के एक्ट कौन से रहे हैं आज तक हिंदुस्तान में, उस पर बात करेंगे। भारत में सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, पहला कंपनी कानून कौन सा था, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी की विशेषताएं होगी, उसके बाद हो गई कंपनी को आप जब बनाते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो पूरा एक प्रोसीजर आता है, प्रोसेस आती है, वो प्रोसेस अपने को देखना है। फिर अपने को इस टॉपिक में देखना है टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनियों के प्रकार कितने होते हैं, वो देखना है। और टाइप्स ऑफ कंपनीज में बाकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अच्छे से समझनी होगी। इसके अलावा एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये बहुत अच्छे से तैयार करनी है आपको। फिर इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं, एक आता है 1% कंपनी और एक आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने पार्टनरशिप के साथ नहीं पढ़ाया आपको, वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 कंपनी आएगा एक टॉपिक आपके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती है, बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, वो सारी उसके विषय में बात करेंगे। फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि मीटिंग्स में कॉरम कितना रहेगा, आप इनविटेशन मतलब लोगों को जब बुलाएंगे नोटिस कितने दिन का आपको देना होगा, और ये सब कुछ डिस्कशन होने के बाद लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी का समापन कैसे होगा, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ध्यान रखिएगा, एक भी एंट्री नहीं देखनी अपने को इसमें, अकाउंट्स आपका परे है, थ्योरी आपकी परे है, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं ना कुछ लिखवाऊंगा ना कुछ अंडरलाइन करना, आज केवल आप सुनेंगे ध्यान से, और आज केवल और केवल वो बेस तैयार करेंगे जिसके ऊपर अपन कल स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। देखो, शब्द है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूं तो शब्द है सर आपके कंपनी। देखिए मैंने यहां पे लिखा कंपनी, इस कंपनी के बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले ये समझें कि इस कंपनी का मतलब क्या है। देखिए आप ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कम और एक है आपका पेनी। अंग्रेजी में जिसको हम कंपनी कहते हैं वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और पेनी। कम का मतलब होता है साथ साथ, ये लैटिन वगैरह ये पुराने वर्ड्स आते थे। कम का मतलब होता है आपके साथ साथ, और पेनी का मतलब होता है ब्रेड, रोटी या भोजन, कुछ भी शब्द आप ले सकते हैं। तो इसका अगर मैं एक लाइन में मीनिंग देखूं तो इसका मीनिंग निकलता है साथ बैठकर भोजन करना। आप लोग कहते हैं ना कम एंड गिव मी अ कंपनी, ये क्यों नहीं कहते कम एंड गिव मी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तो कभी नहीं कहा। आप लोग कई बार ये कहते हैं यार घूमने जाना लेकिन कोई कंपनी नहीं मिल रही, कभी ये क्यों नहीं कहा कि घूमने जाना है कोई पार्टनरशिप नहीं मिल रही, कोई सोल प्रोप्राइटर नहीं मिल रहा, कंपनी शब्द यूज करते हो। तो कंपनी को अगर मैं व्यापार के टर्म में बात करूं तो ठीक है, समझ में आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कहते हैं। बाकी कंपनी का मतलब होता है एकत्रीकरण, एक जगह इकट्ठे होना, जमा होना, साथ साथ आना। जैसे अभी अपनी एक कंपनी, आपने कभी फौज में सुना होगा, तो फौज में भी कंपनी होती है, वो जो परेड कराते हैं तो बड़ी तेजी से चिल्लाते हैं कंपनी दाएं मुड़, दैट इज कंपनी। उनका बिजनेस से कोई लेना देना। कुल मिलाकर कंपनी का जो मूल अर्थ आपके आ गया वो है जमावड़ा। अब पहले क्या हुआ करता था, पहले व्यापारी हुआ करते थे, मर्चेंट हम जिनको कहते हैं, सौदागर कह लो या मर्चेंट कह लो। आज की तरह ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, आज की तरह हाईटेक साधन हुआ नहीं करते थे।
तो वही अपने घोड़ों पे ऊंट पे व्यापार किया करते थे, विदेशों में जा जाके व्यापार करते थे। और फिर होता क्या था, एक पहचान वाले लोग या एक देश के लोग या एक समूह के लोग शाम को एक जगह जमा हुआ करते थे, इकट्ठे होते थे एक ग्रुप में, और साथ में खाना वाना खाते थे अपना। भाई पूरे दिन व्यापार किया, पूरे दिन सामान बेचा खरीदा बिजनेस किया, थक गए, शाम को एक जगह इकट्ठे हो गए, बैठ के खाना वाना खाने लग गए। और जब खाना खाने लगे तो एक दूसरे से बातें करते थे कि यार भाई तुझे कितना नुकसान हुआ, तुझे कितना फायदा हुआ, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरा व्यापार कैसा नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये लोग व्यापार के विषय में बात करते थे। वहां से ये बेसिक एक शब्द निकल कर आया, कंपनी। फिर इन्होंने क्या किया, ये बोलते हैं कि अलग अलग बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, एक काम करते हैं हम सभी एक जगह आ जाते हैं, पैसा एक जगह लगाते हैं और कंपनी चलाते हैं। लेकिन दो तीन शर्तें ये होंगी कि पैसा कैपिटल के रूप में जो आएगा उसको हम शेयर कहेंगे, हिस्सा, कि भाई इस कंपनी में मेरा इतना हिस्सा है। बोले सर ये तो पार्टनरशिप में भी होता था, वहां भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पार्टनरशिप में ये हिस्सा ट्रांसफरेबल नहीं होता था, क्योंकि आप अगर अपना हिस्सा किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दोगे तो आप पार्टनर नहीं रहे, और जैसे ही आप पार्टनर नहीं रहे, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनती थी, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नया पार्टनर लेके आओ, नया कॉन्ट्रैक्ट करो, सारा मामला गड़बड़। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप वैसे भी पूंजी ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर आपका नाम ही चेंज हो जाएगा। कंपनी के में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगा दिए, सरला ने 100 रुपए लगा दिए, उमा ने 100 रुपए लगा दिए, और सुमन ने 100 रुपए लगा दिए, कीर्ति ने 100 रुपए लगा दिए, हमने कुल मिलाकर 500 रुपए लगा दिए, और हमने बना लिए एक छोटा सा ग्रुप कि हम कंपनी के लिए काम करें। अब देखो, अगर कंपनी को नुकसान भी होता है तो भी मेरा नुकसान होगा केवल 100 रुपए तक, माने जो मैंने लगाया था, जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो मुझे भूलना पड़ेगा। एक बात तो ये अलग थी पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप में आपके घर से भी पैसे लग रहे थे, इसमें घर से पैसे नहीं लगे। दूसरी बात जो अलग है इसमें कंपनी में, वो ये है कि मेरे जो 100 रुपए मैंने लगाए हुए थे इस कंपनी में, अब अचानक हो सकता है मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ी, घर पे कोई प्रोग्राम फंक्शन शादी ब्याह कुछ भी हो, मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रियंका से कहा कि देखो प्रियंका जी, फलानी फलानी कंपनी में मेरे 100 रुपए लगे हुए हैं, मैं वो पैसा निकालना चाहता हूं, आप एक काम करो, मेरे शेयर आप खरीद लो और मुझे क्या दे दो, 100 रुपए दे दो। क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ा क्या? 100 रुपए पहले भी कंपनी में लगे हुए थे, 100 रुपए आज भी कंपनी में लगे हुए हैं, बस बात इतनी हुई कि मेरा नाम हटके प्रियंका जी का नाम आ गया, और उन्होंने मुझे वो 100 रुपए के जो शेयर थे उसके बदले में 100 रुपए नकद दे दिया, मैं शेयर इनको देके मेरे घर रवाना हो। अब वो 100 रुपए का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो किसके पास में है, प्रियंका के पास में। तो कंपनी में इस तरीके से रोटेट करता रहता है। जैसे मान लो कल को प्रियंका को भी लगे कि नहीं नहीं अब पैसा मैं नहीं रखना चाहती इस कंपनी में, तो ये आयुषी के पास गई, बोले आयुषी ऐसे ऐसे एक कंपनी है, उसमें 100 रुपए के शेयर है मेरे पास, तुम खरीदना चाहती हो तो खरीद लो, मैं बेचना चाह रही हूँ। तो वो शेयर किसने खरीद लिया, आयुषी ने, फिर से कंपनी को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से कंपनी में जो शेयर हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते रहते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति में जब ट्रांसफर होता है तो कंपनी के अस्तित्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे पार्टनरशिप में अस्तित्व पे फर्क पड़ रहा था, लेकिन कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक बेसिक अर्थ होता है कंपनी का कि कंपनी क्या होती है। अब बात करते हैं कंपनी के इतिहास में। वर्ल्ड वाइड नहीं जाएंगे अपन, केवल इंडिया की बात करेंगे। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो एक कंपनी का नाम बड़ा आपने प्रमुख रूप से सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहना ठीक नहीं है, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ करती थी, जो नीदरलैंड्स वगैरह ये जो थे, यहाँ से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ज्यादा स्क्रीन में आती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
बादशाह अकबर का नाम सबने सुना है? तीसरे मुगल बादशाह थे आई थिंक। पहले कौन थे? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर इस तरीके से आगे चलता है। तो अकबर के दौर से ही ये शुरुआत हो गई थी। हालांकि जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो जहांगीर को याद किया जाता है। जहांगीर जो कि अकबर के बेटे, सलीम आप जिसको कहते थे, अनारकली और सलीम। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कनेक्शन जहांगीर से लगाया जाता है कि साहब ऐसे ऐसे ब्रिटिश के दो व्यापारी थे, वो जहांगीर के दरबार में आए और जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर को बोलते हैं साहब हमें व्यापार करना है, आप व्यापार करने की हमें अनुमति दे दो। और इन्होंने अनुमति दे दी तो आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में शुरू होता है। ये जहांगीर का दरबार है सर। ये एक दिखाई दे रहा है कोई ब्रिटिश? बिल्कुल अकबर के टाइम आ गए थे ना, वही 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 बता रहा हूँ। क्या नहीं दिख रहा है इसमें फोटो में? अब दिख गया? ये अनारकली का हस्बैंड बैठा देखो इधर, दिखाई दे रहा है? जो तुम आज सुबह कर रहे थे ना, चांद सा महबूब, ये वो चांद सा महबूब बैठे। चल तो देखो, अगर मैं सटीकता से बात करूं, क्योंकि अपना हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, अपने को हिस्ट्री में जाना भी नहीं, ये चीजें केवल अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कंपनी का बेस तैयार हो सके कि सर एक्ट कब आया, क्यों आया, फलाना एक्ट कब आया, क्या क्या चीजें चली, शुरुआत कैसे हुई। वैसे इंडिया की कंपनी बात करें तो सबसे पहली कंपनी वाडियार ग्रुप को माना जाता है, लेकिन खैर अकबर के टाइम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अच्छे इन्फ्लुएंसिंग पे आ गई थी। अकबर के जाने के बाद जहांगीर के कोर्ट में ने ठीक ठाक परमिशन मिली व्यापार करने के लिए। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे थे? अब ठीक है, चलो वैसे कहाँ पढ़ाई अकबर के काल में आई थी कंपनी? ठीक, अच्छी बात है। स्टोरी कहाँ देखते हो? देखनी चाहिए। देखो जैसे इन्होंने कहा कि सर स्टोरी देखते हैं मोबाइल पे, मसालों से रिलेटेड सबसे पहले शुरू, गुजरात, सूरत, कांडला वगैरह बहुत से पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप जितनों के पास भी मोबाइल, सबके पास ही यूट्यूब चलाते हो, सभी चलाते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो यूट्यूब नहीं चलाता होगा। यूट्यूब में गाने सुनने की बजाय आजकल कौन से गाने फेमस चल रहे हैं उनको मत सुना करें। एमनी कौन सा गाना फेमस चल रहा है आजकल? तो बेटा उसके बाद तो चांद से महबूब की कल्पना करती है। चल ठीक है, तो देखें मोबाइल जब भी लें, यूट्यूब आप जब भी फ्री बैठे हो ना, या कहीं घर जा रहे हो, आ रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो एक आदत बनाओ। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, सभी चैनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत से फेक चीजें भी आती हैं। कुछ अच्छे अच्छे दो चार हिस्ट्री के चैनल्स या कुछ कॉमर्स के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और कभी खाली समय में देख लिया करो। लेकिन केवल देखने के लिए रखना, उनको फैक्ट मत मान लेना, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी फैक्ट भी परोसते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी चीजें देखोगे तो बहुत सी जनरल नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये दो ब्रिटिश अधिकारी थे, मैं इनका नाम देख के आना आप लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा। इन्होंने आकर इससे परमिशन ली, बोले महाराज महाराज ऐसी बात हो गई, हमको कंपनी चलानी है। बोले कंपनी क्या क्या चीज होती है भाई, हमने तो पहली बार सुनी। फिर ये समझाते हैं, बोले सर ऐसे ऐसे एक हम समूह बनाएंगे, कुछ लोग पैसा डालेंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे। बोले वो सब ठीक है, पहले बताओ हमें क्या दो। भाई राजा ऐसे ही परमिशन थोड़ी दे देता है, हमें टैक्स दोगे कि नहीं दोगे? बोलो बिल्कुल साहब आपको टैक्स देंगे। चलो ठीक है, जाओ दी तुम्हें परमिशन, खोल लो तुम कंपनी और काम शुरू करो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे की कहानी ये थी कि एक कंपनी जो है वो इंग्लैंड में बनाई गई थी 1600 के आसपास, 1604 या 1600 के आसपास आपको देखने को मिलती है। अब ब्रिटिश में क्या दिक्कत है, उस समय का जो तात्कालिक आपका इंग्लैंड था या ग्रेट ब्रिटेन था, वहां पे रानी हुआ करती थी। आज भी रानी चलती है, जैसे एलिजाबेथ। अब राजा
अब महाराज हैं, पर वहाँ शुरू से रानी का कंसेप्ट चलता आ रहा है। हेड ऑफ द स्टेट हम रानी को मानते। लगान मूवी देखी होगी आपने, उसमें एक एलिजाबेथ नाम की, उसी एलिजाबेथ को ले लो आप एक एग्जांपल के लिए। भुवन के प्रेम में पागल जो थी, वही एलिजाबेथ। उन्होंने कहा कि जाओ कंपनी स्टार्ट करो और घूमो, दुनिया भर में घूमो और अपने उपनिवेश बनाओ। ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, ये लोग कब्जा करने के लिए आए थे। तो यहां से कहीं ना कहीं भारत में कंपनीज का जो दौर है वो शुरू होता है। और इसी में एक और नाम आता है बड़ा फेमस, वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो फ्लैग था ऐसा हुआ करता था। ये देखिए, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा है, और ये आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नॉर्मल सा जैसे जहाज है। ये जो नीदरलैंड वगैरह है, जो डच एरिया है, वो व्यापार किया करते थे। तो पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। लेकिन फ्रांस वगैरह वो सारा यूरोपियन कंट्रीज मान लो आप एक बार, कुछ छोटा छोटा अपने को देशों में नहीं बांटना, वो नहीं, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वहां से ये आते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स चूंकि कनिंग बहुत ज्यादा थे, पावर में ज्यादा थे, अच्छी मिलिट्री होगी इनके पास, सारी चीजें सुविधा संपन्न थे ये, तो इन्होंने धीरे धीरे इनको पुर्तगालीज को और इन सबको बाहर निकाला और भारत में एक एक छत्र इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया अपना राज। 1757 या 1657 के आसपास तक ये खूब स्ट्रांग हो गए थे। इनको पहला झटका लगा 1857 में, जब मंगल पांडे जी के नेतृत्व में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। और उस समय क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया पे रूल हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया, और रानी ने डायरेक्ट रूल क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, जो कि 1947 तक चला। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आपकी कि कैसे भारत में ये जो डच हैं या फिर ये पुर्तगाली हैं, ये जो इंग्लिश हैं, इन्होंने किस तरीके से राज किया। देखो, अगर आप इसकी बात करें तो इनका कहां कहां तक एक्सपांशन था। अमेरिका तक पहुंचे हुए थे, अफ्रीका तक पहुंचे हुए थे, इंडिया, चाइना, रशिया, बहुत, रशिया तो खैर छोड़िए, बहुत इनका लंबा चौड़ा एक व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इतिहास था आपका भारत में कंपनियों का। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखना नहीं, केवल सुन लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी और इंडिया की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, ये दोनों ढूंढ कर लाइएगा। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो सर ये बातें खूब हो गई कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन्होंने ऐसे व्यापार किया, इन्होंने ऐसे व्यापार किया। मूल कंपनी का कंसेप्ट क्या है उस पे बात करें। तो देखो, अगर मैं मूल कंपनी के कंसेप्ट पे बात करूं तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ लोग मिल जाते हैं एक जगह आकर और वो पैसा देते हैं। अब देखो, ये आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, एफएम में भी पढ़ा होगा। अकाउंट्स में खासकर आपने पढ़ा होगा कैपिटल, कैपिटल रैशनिंग पढ़ा है। एफएम में आता है, अकाउंट्स में आता है, एफएम में आता है, सॉरी एफएम में आता है कैपिटल रैशनिंग। और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो तो उसमें कितने कितने टाइप की कैपिटल्स पढ़ते हो आप? पढ़ते हो सर, एक तो इक्विटी होता है और एक डेट होता है। फिर इक्विटी को आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बांट देते हो, फिर डेट को आप डिबेंचर्स और ये सब बॉन्ड्स वगैरह इसमें बांट देते हो। कुल मिलाकर होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है, व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। एक पैसे की दीवानी एक लड़की ने आंसर दिया है। क्या चाहिए सबसे पहले? आएगा कहां से पैसा? सीधा लोगों पे चले जाओगे? पैसे 2 तरीके से आते हैं, ध्यान रखना। मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, वो आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वो एक अलग चीज। अपना सीधा सा मसला है कि साहब पैसे 2 तरीके से आते हैं, एक आपका खुद का पैसा, एक उधार का पैसा। ठीक है, 2 से तीसरा कोई तरीका
जो भी तरीका मिलेगा वो घूम फिर के इन्हीं दोनों तरीकों में समाहित हो जाएगा। कि गंगा है, जैसे छोटी छोटी नदियां आकर घूम फिर के गंगा में मिलती हैं, जैसे आपकी चंबल नदी किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। पहले यमुना में मिलती है, यमुना किस में मिलती है जाके? अल्टीमेट गंगा में मिलती है। अब चंबल की भी बहुत सी सहायक नदियां होंगी, सागी, सगाई, मीठड़ी, पड़ी, ये किसकी है सहायक नदियां? लूनी की। लूनी की कौन सी है फिर? मीठड़ी, सूकड़ी, सागी, सगाई। ठीक। तो ये चंबल की जो सहायक नदियां घूम फिर के चंबल में गिरती है, चंबल घूम फिर के यमुना में गिरती है, यमुना घूम फिर के गंगा जी में गिरती है। तो ऐसे ही आप चाहे कहीं से भी पैसा ले आओ दुनिया भर में, वो फिट दो ही डब्बों में होगा सर, या तो मेरे पैसे या तेरे पैसे। उसके पैसे ऐसी कोई चीज नहीं होती, या तो मेरा या तेरा। और एक वो किसका ऐड आता है, किटकैट का, जो मेरा है वो, जो तेरा है वो। तो कंपनी इस कंसेप्ट पे काम करती है कि जो तेरा है, मेरा तो मेरा है ही है, जो तेरा है वो भी मेरा है। अब होता क्या, देखो, जो खुद का पैसा है मेरा, जो मैं लगा रहा हूं, उसको कहते हैं इक्विटी। अब तुम्हें सबसे ज्यादा डाउट इसमें यह आ जाता है कि सर कंपनी खोलने वाला जो एक या दो व्यक्ति मालिक होगा जिसने कंपनी खोली है, उसी का ही पैसा होगा, उसी को इक्विटी माना जाता है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी ने उधार नहीं लिया है, और वो पैसा जो कंपनी के मेंबर्स का है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई नाम, जैसे हमारी कंपनी में मेरा पैसा था, उमा का पैसा था, सुमन का पैसा था, कीर्ति का पैसा था और सरला का पैसा था, इसको कहते हैं खुद का पैसा। हम पांचों मेंबर हैं इस कंपनी के, और ये हमारा पैसा है। अगर 500 रुपए इकट्ठा होने के बाद भी हमें लगता है कि साहब पैसे की कमी है, व्यापार कैसे करें, तो हमारे पास फिर दो रास्ते खुलते हैं। एक, हम गए बैंक के पास कि बैंक जी लोन दे दो 2 लाख रुपए का, तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन इसके अपने नुकसान, क्योंकि हमारी कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक अपना ब्याज समय पर लेगा ही लेगा। तो हमने कहा साहब ये आइडिया तो छोड़ो, ये तो ठीक नहीं, लॉस हो गया किसी दिन तो फिर हम गए आयुषी के पास, बोले आयुषी ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है, शेयर खरीद लो। बोले कितने के शेयर? में कहा 100 रुपए के शेयर है। भाई पहले 500 रुपए थे, 100 और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 600। लेकिन इसकी भी एक बुराई, पहले तो हम 5 ही मालिक थे, केक कटेगा तो पांचों में, अब कितनों में बटेगा? एक और आगे। बोले चेरी चेरी खा लूंगी लेकिन केक मुझ में भी बटना। तो दोनों ही तरीकों से हमारे पास लाभ भी हैं और नुकसान भी। अब ये हम पांचों पे डिपेंड करता है कि हम शेयर बांटना चाहेंगे। जैसे जैसे शेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे कंपनी के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इज्जत, मतलब कंट्रोलिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कंट्रोलिंग पावर स्प्रेड हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो बहुत से शेयर जारी कर दो। आपकी कैपिटल होती है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी पहले, सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर ऑथराइज्ड के बाद कौन सी आती है? इशूड। कॉल्ड अप तो बेटा बहुत लास्ट में आते हैं। पेड अप, अनपेड अप। भाई कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले आपकी एक ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। आप उस पूरी ऑथराइज्ड कैपिटल को कभी भी बाजार में लेकर नहीं जाते, आप उसके एक पार्ट को बाजार में लेकर जाते हो, बाकी का हिस्सा आप अपने पास रखते हो, आप उससे लोन लेना चाहते हो। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हमारा खुद का, और अगर कोई बाहर का मेंबर बैंक या कोई साहूकार लोन देना चाहे तो उसका पैसा इसमें शामिल होता है। फिर हम बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, लेना देना करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कितने हिस्सों में बांट देंगे? 2 हिस्सों। बोले सबसे पहले तो बैंक वाले को ब्याज चुका कराओ,
सरला कहेगी मेरा पैसा, मेरा डिविडेंड। हमने कहा तुम सदस्य हो इस घर की, सदस्य हो के ऐसी बात करती हो। भाई एक बात बताएं सरला जी, अगर घर पे मेहमान आ गए और गाजर का हलवा बना है तो पहले खुद खाओगे या मेहमानों को? भाई पहले मेहमान खा लें, बच जाएगा वो, मनी से तो उम्मीद नहीं है। बोले पहले मेहमान खा ले, बच जाएगा तो हम खा लेंगे। अब देखो फिर दो केस होते हैं यहाँ पे, या तो बिल्कुल नहीं बचेगा, या इतना बच जाएगा कि तुम्हारे मजे मेहमानों को तो बेचारों को एक एक कटोरी मिली है, और पीछे इतना बच गया तुम 3 दिन से खा रहे हो उसको गर्म कर करके। पहले हमारे स्कूल में जब फेयरवेल या एनुअल फंक्शन होता था तो गाजर का हलवा छोले भटूरे बना करते थे बच्चों के लिए। तो बड़ी अच्छी पहचान थी हमारे स्कूल के उस व्यक्ति से जो ये बनाता था खिलाता था, तो उससे पैक करवा लाते थे इतनी बड़ी थैली, कम से कम फ्रिज में रख लेते थे, रोज गर्म करके खाते थे उसको। प्रिंसिपल सर सोचते थे हलवा कम पड़ता तो पड़ता कैसे, बच्चे हर बार बिना हलवे के जाते। खैर, तो आप सबसे पहले काम ये करोगे कि सर बाहर से जो पूंजी लेकर आए हो आप पहले उनको चुकाओगे कि भैया बैंक वालों तुम्हारा ब्याज लो। तो मेहमान खा गया एक एक कटोरी, ये क्या, बिल्कुल ठीक है, चलिए कोमल बिल्कुल सही आंसर आपका। मेहमान खा गया एक एक कटोरी, बच गया आराम से, फुल कढ़ाई भर के हलवा बच गया, वो आप खाओ, आपका जैसा मन करे खाओ, और नहीं बचने के ऊपर कुछ भी नहीं बचे। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि कुछ नहीं बचे, एक दाना नहीं बचा, तो आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, भाई अपना ही घर था, नहीं बचा तो। ऐसे ही कंपनी के मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स भी सर फिर दो तरीके के हो जाते हैं। शुरू से सारी चीजें दो दो पे चल रही हैं कंपनी में, एक तो बड़े लोग और एक छोटे लोग। मेहमानों के खाना खाने के बाद पहले किसको खिलाओगे? घर के बच्चों को। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम पहले लग गए, बच्चे तो भाड़ में गए, मैं खाऊंगी पहले, पहले बैठ गई सरला की कोई बात नहीं, बच्चे भूखे मरे तो मरे, घूमते रहे, जैसे मेरी दीदी करती। मेरा भांजा बेचारा चिप्स का पैकेट लेकर आता है, बदनाम वो होता है। तो नीचे दुकान से चिप्स का पैकेट लाएगा 20 रुपए वाला, मुश्किल से 1 या 2 चिप्स खाता है उसमें से, और सारा उसकी माँ खा जाती है। इधर ला, खाता है बाहर का, परेशान होएगा। मैंने कहा तू क्यों खा रही है फिर, तू ज्यादा मत बोल, छोटा है मुझसे। मैंने कहा ठीक है भाई खा ले। वो बेचारा पीने के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह लाता है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या फिर कोई भी जूस वगैरह, तो 1-2 घूंट लेगा, बाकी खा जाते। तो ऐसे किस्म के लोग हों तो देखो बात अलग है, भरकस्त निंदा करता हूं मैं ऐसे लोगों की जिनकी जीभ बड़ी चटोरी है और वो अपने बालकों को भी नहीं देखते। लेकिन अमूमन माँ या बाप पहले क्या करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। तो बच्चे होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और माँ बाप होते हैं सर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और मेहमान होते हैं डिबेंचर्स। तो सबसे पहले आप डिबेंचर्स का पेट भरते हो कि तुम तो राजी हो जाओ, लेकिन डिबेंचर को इतना भी नहीं कि बच गया तो डिबेंचर और दोबारा आ जाओ दोबारा खा जाओ। ऐसा करते हो कि मेहमानों के साथ बच गया वो किसका, हमारा। अब बच गया उसमें सबसे पहले पेट भरोगे किसका, प्रेफरेंस शेयर, बच्चों का। बच्चों को खिला दिया, सो जाओ बस, तुम्हारा काम हो गया, तुम सो जाओ। बच गया, इसके बाद भी बच गया, फिर मनी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएगी और अपने पति देव को कहेगी आजा चटाई बिछा ले नीचे, कढ़ाई रख, लग जाए इसी में। इसके हस्बैंड कहेंगे शुगर हो जाएगा, बोले चुप, मैंने बनाया पूरे दिन लग के ये हलवा, एक भोरा किसी को नहीं दूंगी। बच्चे ये आवाज सुनकर जाग गए, बोले मम्मी तो बड़ी डाकण निकली, एक बोरा भी नहीं दे रही। फिर वो आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हमें एक कटोरी और चाहिए। तो कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स इसकी मांग भी करते हैं, अगर आपको अकाउंट्स में पता हो तो इक्विटी शेयर होल्डर बचे हुए हिस्से में से भी थोड़ा सा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ऐसे आपकी कंपनी काम करती है। जटिल है अपनी जगह तो सरल भी बहुत है। जटिल इसलिए है क्योंकि सर कंपनीज एक्ट आता है, और सरल इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने हवा बना रखा कि कंपनी है पता नहीं कैसा होगा। आज तक किसी को भी अगर कंपनी के नाम से मौत आती हो ना,
तो धीरे धीरे शांति से पढ़ेंगे, चाहे 7 क्लास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ऐसी समझ लेना कि दोबारा कंपनी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ा सा और रिवीजन ले लेते हैं, फिर कल से विधिवत शुरू करेंगे आपका ये पॉइंट। बात हम कर रहे थे सर सबसे पहले कंपनी, कम और पेनी। कम मतलब साथ साथ, पेनी मतलब भोजन कर। अब देखिए इसमें दिलचस्प है सबसे ज्यादा आपके कंपनी एक्ट। कंपनीज एक्ट कौन सा जानते हो? लेटेस्ट कौन सा चल रहा है अभी? तुम सब सरला हो, बता बेटा कौन सा चल रहा है? 2013। सुन के बताना, पता नहीं था पहले से, पता रखा करो। अच्छा, इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? इससे पहले बस, उससे पहले 1935 में पैदा हो गई थी। देखो भारत में कंपनी अधिनियम बहुत पहले से चल रहे हैं, बार बार इसमें परिवर्तन आता रहा है। आजाद भारत का अगर मैं पहला कंपनी अधिनियम बताऊं तो 1956 था। उसके बाद कंपनी अधिनियम बना 2013 में, लागू 2014 में हुआ। हाँ बेटा 1956, 56 आजाद भारत का पहला, आजाद भारत का बोल रहा हूं मैं। इससे पहले था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का खुद का बनाया हुआ एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 था। उसके बाद 2013 आया, 2013 लागू होता है 2014 में, और 2014 में ही कंपनी रूल आते हैं। ठीक, जो मैंने पार्टनरशिप में आपको बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 50 अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014। तो ये भी ध्यान रखें 2014 में ये रूल आए। इसके बाद किसके बता रहे बेटा? कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक बार पार्टनरशिप पे गया था, तो आपको ये ध्यान रहे जी, जिसमें 15 लिख रखे थे, आपने भेजा भी था, किसी ने एक ने भेजा था मुझे, और मैंने कहा था कि एक बार इस प्रश्न को क्रॉस चेक करके आइएगा। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे। अब 2014 में रूल्स आ गए, लेकिन आपका काम केवल 2014 तक नहीं रुकता, क्योंकि कंपनी में कई बार करंट के प्रश्न आने की संभावना रहती है कि 2024 के अनुसार लेटेस्ट डेटा बताइए सर। पेड अप कैपिटल, मिनिमम कैपिटल, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, और एक पब्लिक कंपनी की मिनिमम कैपिटल कितनी होती है, टर्नओवर कितना होना चाहिए। स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी, इसमें बात करेंगे स्मॉल कंपनी का मिनिमम कितना और टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। 2013 को तो अपने को बेस लेना है, अगर प्रश्न में पूछे 2013 में कितना था तो हमें उस हिसाब से बताना, अगर वर्तमान पूछे तो हमें वर्तमान के हिसाब से बताना है। तो इसमें अपने आप को अपडेट रखना, जो करंट पूछे तो करंट का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब लिखना शुरू करें, एक दो पॉइंट लिख लो। तीन मिनट में तो 30 किताबें लिख लेंगे अपन, क्या चलता।
देखो थोड़ी देर बाद वही चीज आपके मोबाइल में आती। बिल्कुल बेटा नोट करवा रहे हैं कोमल, चिंता मत करो। तो ठीक है, मैं वो डाल दूंगा ऑप्शन, आप भेज पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी सतर्कता ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में जो पहला कंपनी को लेकर एक्ट बना था वो कब बना था? 1900 या 1800? 1850 में, 1850 में। चलो लिखना भी कल लिख लेना, सुन लो केवल। इंग्लैंड में, ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, वहां पर 1844 में कंपनीज एक्ट बन गया था। और इसी 1844 वाले कंपनीज एक्ट को आधार बनाकर भारत में 1850 में एक्ट बना, फिर 1857 में बना, फिर 1860 में बना, फिर 1866 में बना, फिर 1913 में बना, फिर 1956 में बना, और फिर फाइनली आपका 2013 में बना। देखो कितना बड़ा हमने, 1844 तो इंग्लैंड में बना, 1850, 1857, 1860, 1866, 1913, 1956 और फाइनली 2013। अभी कभी और बनेगा तो 56 बेटा, 13 1913 बेटा, 2013 के फिक्स 100 साल पहले। ठीक है, अब कल इसके बीच में एक और एक्ट था, हाँ 1913 और 2013। अब कल इसको अक्षर से अपन नोट करेंगे, परिभाषाओं सहित नोट करेंगे। तो एक बार इसके बेसिस को, हाँ होमवर्क जो दिया है कि भारत की और दुनिया की, कौन सी है भाई दुनिया की? जापान की कंपनी है वाडियार ग्रुप इंडिया की। ठीक, बाकी कल बात करेंगे।